जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्राचीन इतिहास की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां पर आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं क्या होते हैं महाकाव्य, कितने हैं पुराण, कितने हैं वेदांत। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज प्राचीन इतिहास की यह दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे अपन प्राचीन इतिहास के दूसरी महत्वपूर्ण क्लास के पहले फैक्ट पर। तो पहला तथ्य यहीं से बनना चालू होता है कि एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा राजतरंगिणी। क्या नाम होगा? राजतरंगिणी, जिसकी रचना कल्हण महोदय के द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई और इसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। बहुत बड़ा फैक्ट, लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न है। बहुत पहला फैक्ट थोड़ा बड़ा, परंतु क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं तो देखेंगे दोस्तों। इसमें पहला देखिएगा, शब्द पर गौर करिएगा, क्योंकि एक एक शब्द आपका इतिहास बदल सकती है। कैसे इतिहास बदल सकती है? क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपका इतिहास यानी आपका समय बदल सकती है कि कभी आप रंग और बन जाए राजा। तो किस तरीके से कि भारत का प्रथम, आप गौर करें, यानी भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन है? तो दोस्तों उसका नाम होगा राजतरंगिणी। क्या नाम होगा? राजतरंगिणी। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि राजतरंगिणी की रचना किसने की? यानी राजतरंगिणी जो पुस्तक है या ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? तो दोस्तों कल्हण महोदय ने। किसने की? कल्हण महोदय के द्वारा राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी गई, जो भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता है। क्वेश्चन ये फिर बनता है कि कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक कब लिखी? तो दोस्तों 12वीं शताब्दी में लिखी। कब लिखी थी? 12वीं शताब्दी में लिखी। और फिर एक प्रश्न बनता है कि इस राजतरंगिणी पुस्तक में जो कल्हण ने लिखी है, जो भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर का वर्णन किया गया है। क्लियर है? तो जो 12वीं शताब्दी में लिखी थी कल्हण ने, कौन? राजतरंगिणी पुस्तक, उसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। अगला दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे किस प्रकार से बनेगा। भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र जिसके रचयिता चाणक्य
क्योंकि क्योंकि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध धन से ना होकर राजनीति से है और इसमें 20 अधिकरण है जिसमें प्राचीन वंशों की, याद रखिएगा, जिसमें प्राचीन वंशों की, याद रखिएगा, प्राचीन वंशों की, जिसमें 20 अधिकरण हैं और चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कूटनीतिज्ञ पंडित कुल 108 नामों से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा फैक्ट, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं प्रश्न, पूर्णतः इस फैक्ट में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन घूमते हैं, कैसे बनते हैं। क्लियर? तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों इस अगर फैक्ट को या इस तथ्य को अपन ने समझ लिया तो अपन समझ लेंगे कि इतिहास में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, कैसे भी घूमे, कैसे भी आए, उनका कहीं ना कहीं अपन आंसर देने में सक्षम रहेंगे। क्या रहेंगे? सक्षम रहेंगे। तो एक प्रश्न पहला देखेंगे कि भारत का प्रथम, जैसे यहाँ भारत का प्रथम ऐतिहासिक था, उसी प्रकार से भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ, देखिएगा, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ क्या बताया था हमने? राजतरंगिणी। क्या बताया? बात की थी राजतरंगिणी। लेकिन भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अर्थशास्त्र। क्या नाम होगा? अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ वो राजतरंगिणी है, लेकिन भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ वो अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र के रचयिता यानी लेखक यानी रचनाकार कौन है? तो चाणक्य। याद रखिएगा, चाणक्य। क्योंकि अब चाणक्य को अर्थशास्त्र का रचयिता कहते हैं, मानते हैं ना, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपने सुना होगा एडम स्मिथ। क्लियर? एडम स्मिथ, यानी एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता यानी जनक यानी फादर यानी डैडी यानी पापा यानी बाप की। क्लियर है ना दोस्तों? लेकिन क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ, तो हमने बात की अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमने बात की चाणक्य। अब अगर एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता हैं,
तो याद रखिएगा, अगर किताब चाणक्य ने लिखी है तो एडम स्मिथ को पिता क्यों कहते हैं। और चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी, अगर अर्थशास्त्र का छंदी विश्लेषण करेंगे तो अर्थ का मतलब होता है धन। क्या होता है? धन बोले तो मनी बोले, इकोनॉमी बोले, रुपया बोले तो दम्मा। क्लियर है दोस्तों? तो दम्मा होता है यानी पैसा होता है, संपत्ति होती है, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन यानी ज्ञान। लेकिन भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, जिसके लेखक है चाणक्य, तो यहाँ बात करना चाहते हैं कि इसे भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध धन से ना होकर राजनीति से है। क्लियर हुआ दोस्तों? हमने कहा कि अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ क्लियर किया तो धन का अध्ययन। क्या बताया? धन का अध्ययन। लेकिन चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई दोस्तों, उसका संबंध यानी उसका रिलेशन धन से ना होकर राजनीति से है। किससे है? राजनीति से है। और इसमें 20 अधिकरण यानी 20 अधिकरण शामिल है। कितने अधिकरण? यानी लेसन, जिसे अध्याय कहते हैं, कितने? 20 अधिकरण शामिल है। और दोस्तों याद रखिएगा, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य को कूटनीतिज्ञ पंडित भी कहते हैं। और कुल यानी टोटल कितने नाम है? 108 नामों से जाना जाता है चाणक्य को। कितने नामों से जाना जाता है? 108 नामों से। दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया में 2 बाबा हुए। एक पार्वती के हस्बैंड है यानी भोलेनाथ, शंकर जी महाराज। क्लियर है ना दोस्तों? भोलेनाथ, इनके भी 108 नाम थे। और आपके चाणक्य, इनके भी 108 नाम थे। तो दुनिया में 2 बाबा हुए जिनके दोनों के 108 नाम यानी शंकर जी और चाणक्य जी। और दुनिया में 2 राजा हुए जिनके पास था शब्दवेदी बाण। क्या था? शब्दवेदी बाण। अब मान लीजिए शब्दवेदी बाण, अब राजा कौन थे? तो एक श्री राम के पिता दशरथ, और दूसरा राजा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मान लीजिए वह बाण मेरे पास है, और बाण की क्वालिटी क्या होती थी? शब्द सुनने पर गौर करता था। तो मान लीजिए बाण मेरे पास है और आपने आगे से कहा हेलो, और मैंने उस बाण को छोड़ा कि जिसने कहा हेलो उसी के सीने में घलो। समझ रहे ना दोस्तों? तो ये थी शब्दवेदी बाण की क्वालिटी। तो अपन ने अभी समझा कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगिणी, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ वह है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता चाणक्य है। चाणक्य के हमने बताया कि चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है उसका संबंध धन से न होकर कहीं न कहीं राजनीति से है। और हमने बताया कि इसमें 20 अधिकरण शामिल हैं। और चाणक्य के 108 नामों में जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कूटनीतिज्ञ पंडित, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री आदि नामों से जाना जाता है। टोटल 108 नाम है दोस्तों। मैं तो इतने ही जानता हूँ। यदि आपको और ज़्यादा नाम क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स पर पहुँचकर जरूर कमेंट कीजिएगा। हम बात करेंगे आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अब बात करेंगे अपन महाकाव्यों पर। किस पर बात करेंगे? महाकाव्य। अब आपको ज्ञात होगा कि 2 बड़े महाकाव्य हैं। कितने? महाकाव्यों की संख्या 2 है। कितनी है दोस्तों? 2। यानी कितने महाकाव्य हैं? तो याद रखिएगा 2 महाकाव्य हैं। अब 2 महाकाव्य कौन से हैं? तो एक का जिक्र करेंगे अपन, जैसे महाभारत और रामायण। याद रखिएगा, महाभारत और रामायण। तो क्लियर? यानी महाकाव्य कितने हैं? तो दोस्तों संख्या बताना है अपन को 2। अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे? तो भैया एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हो, अग्निवीर का पेपर दे रहे हो कि यूपीएससी का पेपर दे रहे हो? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उसी लेवल का आता है जिस लेवल का एग्जाम होता है।
अब कई बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वाचिंग के चक्कर पर, या मान लीजिए अपना वीडियो बनाने, क्लास बनाने के चक्कर पर, मान लीजिए पेपर है एसएससी जीडी का पढ़ा रहे, यूपीएससी का, तो उसका कोई मतलब निकलेगा क्या भाई? आप बता दीजिए कि मतलब निकलेगा, तो मैं मानूं कि मतलब निकलेगा। अरे भाई, जिस लेवल का पेपर है उसी लेवल की तैयारी करें। तो कल क्वेश्चन आता है कि कितने महाकाव्य हैं, तो बड़े महाकाव्य हैं, और उन महाकाव्यों का नाम भी देख लें दोस्तों। एक का नाम है अपना महाभारत और दूसरे का नाम है रामायण, यानी दो बड़े महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, रामायण 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 की रचना महाकवि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। बहुत बढ़िया। देखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की है कि जो रामायण की रचना का जिक्र करते हैं कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी, या रामायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रामायण की रचना महाकवि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जगत पर जाना। तो दोस्तों नाम सुना होगा वाल्मीकि। तो अगला महत्वपूर्ण तथ्य, रामायण में कुल 24,000 चौपाइयाँ एवं 7 कांड शामिल हैं। क्लियर दोस्तों? अगर कल क्वेश्चन आता है कि रामायण में कुल कितनी चौपाइयाँ हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे रामायण में कुल 24,000 कितनी चौपाइयाँ हैं? 24,000। यानी रामायण में अगर चौपाइयों का जिक्र करते हैं कि रामायण में कुल कितनी चौपाइयाँ हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, रामायण में चौपाइयों की संख्या होगी 24,000। कितनी है? 24,000। और अगर कांड की बात करते हैं, यानी एक प्रकार का अपन भाग कह सकते हैं उन्हें, एक प्रकार का अगर अध्याय तो नहीं कह सकते, भाग, यानी कितने भाग है, कितने मतलब जैसे कहेंगे अपन कितने कांड शामिल हैं, तो याद रखिएगा 24,000 चौपाइयाँ हैं और 7 कांड हैं। किसमें? अपने रामायण में। कितने हैं? रामायण में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रामायण का संकलन गुप्त काल में किया गया था। गुप्त काल में किया गया था। और दोस्तों हमने क्या बात की कि रामायण का अंतिम रूप से संकलन, याद रखिएगा, रामायण का अंतिम रूप से संकलन किस काल में किया गया? गुप्त काल में। गुप्त काल जो इतिहास में स्वर्ण युग के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए थे, और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए थे, और सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलवाए थे। शीशे और प्रोटीन के सिक्के सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा चलवाए गए थे, और रुपया नामक सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा चलवाया गया था। तो क्लियर? अगर पूछा जाए कि रामायण का अंतिम रूप से संकलन कब किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा, रामायण का जो अंतिम रूप से संकलन है वह किया जाएगा गुप्त काल में। कब किया जाएगा? गुप्त काल में किया जाएगा। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य,
महाभारत महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी और महाभारत में 1,00,000 श्लोक और 18 पर्व शामिल हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की कि रामायण के रचयिता कौन है? महाकवि वाल्मीकि जी। लेकिन महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास मुनि। याद रखिएगा, वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी और जिसमें 1,00,000 श्लोक, कितने श्लोक हैं यानी महाभारत में? तो 1,00,000 श्लोक है। और पर्व जिसे अपन अध्याय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अध्याय। यानी 18 पर्व हैं महाभारत में। अगर पर्व की जिक्र आता है कि कुल कितने पर्व हैं, तो दोस्तों 18 पर्व हैं। अगर महाभारत में श्लोकों का जिक्र करते हैं कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं, तो याद रखिएगा महाभारत में श्लोकों की संख्या होगी कितनी? 1,00,000। कितनी? 1,00,000। क्लियर? तो लेंगे दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कब की थी अर्थशास्त्र की रचना? 4वीं शताब्दी में। ये प्रश्न रह गया था, कभी कभार पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने? चाणक्य ने कब की थी? तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। तो लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों पर। तो चलेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलें। चलें, तो बात करेंगे हम आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो हमने अभी बात की कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक है और 18 पर्व है। कितने हैं? 18 पर्व हैं। अब बात करेंगे हम आगे महाभारत के महत्वपूर्ण तथ्यों को। महाभारत को जय संहिता एवं सहास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि अपनी महाभारत महाकाव्य को जय संहिता, पहले क्या कहते थे? जय संहिता के नाम से जानते थे। लेकिन इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे कहने लगे हैं सहास्त्री संहिता। क्या कहने लगे हैं? सहास्त्री संहिता के नाम से
जाना जाता है किसे? महाकाव्य महाभारत को। अगला, महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में किया गया था। हमने क्या बात की है कि महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में, जिस गुप्त वंश की बात करते हैं जिसका संस्थापक श्रीगुप्त होगा और जिसका महान शासक समुद्रगुप्त होगा। तो दोस्तों, कुमारगुप्त समुद्रगुप्त नाम सुना होगा। तो उसी गुप्त काल में महाभारत का अंतिम रूप से क्या किया गया था? संकलन किया गया था। क्या किया गया था? संकलन किया गया था। क्लियर? अगला, महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग भगवत गीता, जिसमें 700 श्लोक शामिल हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखेंगे दोस्तों, हमने क्या बात की कि महाभारत में 18 पर्व हैं और एक पर्व जिसका नाम होगा भीष्म पर्व। क्या नाम होगा? भीष्म पर्व का ही एक भाग क्या है? भगवत गीता। गीता का नाम सुना होगा। हिंदू धर्म से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ है। क्लियर? तो जिसमें 700 यानी 700 श्लोक, रामायण में 24,000 चौपाइयाँ, महाभारत में 1,00,000 श्लोक और ऋग्वेद में 10,462 श्लोक। लेकिन गीता में कितने श्लोक है? तो 700 श्लोक। याद रखिएगा दोस्तों, गीता जो हिंदू धर्म से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ है उसमें 700 श्लोक शामिल किए गए हैं। अब बात करेंगे अपन पुराणों की। याद रखिएगा, किसकी बात करेंगे अपन? दोस्तों, पुराण। अपन ने महाकाव्य में रामायण और महाभारत को जाना, अपन ने भारत का प्रथम ऐतिहासिक और राजनीतिक ग्रंथ जाना। अब बात करने वाले हैं अपन पुराण। याद रखिएगा, ये पुराण क्या होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि पुराणों की संख्या। तो दोस्तों याद रखिएगा, पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से 5 प्रमुख हैं। बहुत बढ़िया। देखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की? पहला क्वेश्चन बनता है कि पुराणों की संख्या। जैसे महाकाव्यों में 2 बड़े महाकाव्य बताए, रामायण और महाभारत। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है दोस्तों? 18। जिनमें से कितने प्रमुख हैं? 5 प्रमुख हैं। यानी कुल अगर संख्या आती है तो पुराणों की संख्या होगी 18 और 18 में से 5 होंगे क्या? प्रमुख। क्या होंगे? प्रमुख। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष ऋषि। कौन हुए? लोमहर्ष ऋषि। और पुराणों की खोज का श्रेय और
थीटर और थीटर हो जाता है। बहुत बढ़िया। देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से पुराणों के रचयिता, याद रखिएगा पुराणों के रचयिता कौन है, तो उनका नाम आएगा लोमहर्ष ऋषि। अर्थात पुराण किसके द्वारा रचित है, लोमहर्ष ऋषि के द्वारा। तो पुराणों की खोज का श्रेय, बहुत बढ़िया प्रश्न, यानी पुराणों की खोज का श्रेय किसके द्वारा किसे दिया जाता है, तो उनका नाम आएगा पॉट सीटर। क्या नाम आएगा, पॉट सीटर। यानी जो पुराणों की खोज की वो पॉट सीटर के द्वारा की गई, और इसके रचनाकारी यानी रचयिता कौन है, वो है लोमहर्ष ऋषि। क्लियर, लोमहर्ष ऋषि। अगला पुराणों का वर्तमान संकलन मौर्योत्तर काल में किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न। जिस प्रकार से रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन किसमें किया गया था, अपने गुप्त काल में किया गया था, उसी प्रकार से अपने पुराणों का, याद रखिएगा पुराणों का वर्तमान संकलन, याद रखिएगा पुराणों का वर्तमान संकलन मौर्योत्तर काल में किया गया था। अर्थात मौर्य वंश के बाद जो समय आया उसे अपन कहते हैं मौर्योत्तर काल। और उसी काल में क्या किया गया था, यानी वर्तमान संकलन किसका किया गया था, पुराणों का वर्तमान संकलन किया गया था। क्लियर। अगला पुराणों में प्राचीन वंशावली का मतलब जैसे राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, यानी वंश परंपरा के अनुसार कहते हैं। क्लियर। क्या वंशावली का मतलब यही होता है कि जो मतलब एक के बाद एक क्रम से चला आए। तो प्राचीन वंशावलियों की जानकारी प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया। हमने क्या बात की है कि पुराणों में प्राचीन वंशावलियों की, याद रखिएगा जो प्राचीन वंश हुए, प्राचीन वंशावलियों की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों की संख्या, जिनकी संख्या है 18, याद रखिएगा कितनी है, 18। अगला महत्वपूर्ण और अंतिम फैक्ट, मत्स्य पुराण सभी पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा उसका नाम होगा मत्स्य पुराण। तो दोस्तों इतिहास से संबंधित महाकाव्य क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, राजनीतिक ग्रंथ क्या है, इतिहास से संबंधित दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आपको बेहतर समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ हम पुनः आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगली क्लास को लेकर इसी क्रम को बढ़ाते हुए। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।